सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंबेडकर संदेश में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के उपरांत बनी उप समिति संख्या 8 जो सर्विसेज से संबंधित थी, सेवाओं से संबंधित थी, और बाबा साहब तीसरी बैठक उप समिति संख्या 8 की जो तीसरी बैठक होती है 8 जनवरी 1931 को 8 जनवरी 1931 को बाबा साहब स्पीच देते हैं, अपनी बात को रखते हैं। उप समिति संख्या 8 के समक्ष भारतीय सिविल सेवा तथा वेतन आयोग पर बाबा साहब के क्रांतिकारी विचारों को हर उस साथी को जानना चाहिए जो सरकारी सेवा में वर्तमान में है। आखिर कैसे आपको वेतन आयोग का लाभ मिला, इस पर बाबा साहब ने भी बड़ा योगदान दिया है, बड़ा योगदान बाबा साहब का भी है। और खासकर भारतीय सिविल सेवा का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें बाबा साहब ने उसकी रूपरेखा को तय करने के उद्देश्य से प्रथम गोलमेज सम्मेलन के उपरांत इस उप समिति संख्या 8 के जो सर्विसेज से संबंधित थी इसके समक्ष अपने विचारों को व्यक्त किया था। इसलिए वर्तमान भारतीय सिविल सेवा में और साथ ही साथ वर्तमान जो वेतन आयोग की रूपरेखा है ये निश्चित तौर पर बाबा साहब के विचारों को समाहित करके यहाँ तक इस स्थिति में पहुंचा है। तो आज का अम्बेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है। आज का अम्बेडकर संदेश हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें 8 जनवरी 1931 को बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं। तो सबसे पहले बाबा साहब का स्पीच हम आपके समक्ष रखते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं कि भावी भारतीय सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए कोई समिति गठित की जाए या नहीं, इस प्रश्न पर तो मेरी कोई पुख्ता राय नहीं है, लेकिन दो मामले ऐसे हैं जिन पर मेरा दृढ़ मत है। पहला तो यह कि मेरे विचार में अब वह समय आ गया है जब सभी विभागों के व्यक्तियों के लिए एक समान भारतीय सिविल सेवा के स्थान पर इसके बाद से सेवाओं के विशिष्टीकरण के लिए कोई प्रावधान किया जाए जिसमें दक्षता इस समय की अपेक्षा कहीं बेहतर ढंग से प्राप्त की जा सके। मैं भारतीय सिविल सेवा की क्षमता के बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे विचार से ये बात आम तौर पर मानी जाती है कि यह एक सक्षम सिविल सेवा है, लेकिन इसके बावजूद मेरा यही मानना है कि जिस प्रकार का प्रशिक्षण भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों को दिया जाता है वह कुछ तकनीकी अथवा कतिपय विशिष्ट विभागों में कुछ विशिष्ट कर्तव्यों के निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं होता। परिणाम स्वरूप यह आवश्यक है कि भारतीय सिविल सेवा को पुनः संगठित किया जाए ताकि हम इस सेवा में कुछ अधिक दक्षता ला सकें। यह एक ऐसी बात है जिसके संबंध में मेरी धारणा बड़ी प्रबल है। दूसरी बात जिसके बारे में मेरी धारणा और भी प्रबल है वह यह है कि यद्यपि हम सब इस बात पर एक मत हैं कि भारतीय सिविल सेवा में भारतीयकरण होना चाहिए, भारतीय सिविल सेवा में भारतीयकरण होना चाहिए और भारतीय सिविल सेवा में उससे कहीं अधिक तेजी से भारतीयकरण होना चाहिए। यानी कि बाबा साहब यहाँ किस सेवा में भारतीयकरण की बात करते हैं, किस सेवा में तेजी से भारतीयकरण होना चाहिए। तो सम्मानित साथियों, बहुत क्लियर कट यहाँ पर मैसेज है बाबा साहब का। बाबा साहब कहते हैं कि भारतीय सिविल सेवा में भारतीयकरण होना चाहिए और भारतीय सिविल सेवा में उससे कहीं अधिक तेजी से भारतीयकरण होना चाहिए जितना अब तक सोचा गया है। मेरा समिति से निवेदन है कि इस मुद्दे पर यदि भारतीय करदाता यानी कि टैक्स पेयर के दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो ये कहीं अधिक आवश्यक हो जाता है कि यह भारतीयकरण सेवा के कार्मिकों में परिवर्तन की हद तक ही नहीं होना चाहिए, बल्कि ये ऐसा भारतीयकरण होना चाहिए जिसके फलस्वरूप भारतीय करदाता का भार कुछ कम हो जाए। भारतीय सिविल सेवा के भारतीय मूल और भारतीय सिविल सेवा के यूरोपीय मूल के बीच पारिश्रमिक, वेतन, मूल वेतन और पेंशन तथा अन्य सुविधाओं के बारे में कुछ भेद होने चाहिए। मैं इस संबंध में समिति का ध्यान लंका के संविधान के लिए अनोफ मोर आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की ओर दिलाना चाहता हूं। संविधान की पृष्ठ संख्या 133 पर उन्होंने सिफारिश की है कि लंका सरकार इसके बाद से एक वेतन आयोग नियुक्त करे और उस वेतन आयोग के संबंध में यह सुस्पष्ट सिफारिश करे कि लंका सिविल सेवा में यूरोपीय तत्व और लंका सिविल सेवा के लंकाई मूल के पारिश्रमिक में भेद रखा जाए। और उन्होंने इसका औचित्य इस प्रकार प्रतिपादित किया है
यहाँ पर वर्णन किया गया है। कहा गया कि मामले के गुण अवगुण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि लोक सेवकों के दोनों वर्गों को समान आधार पर पारिश्रमिक देने का कोई तार्किक औचित्य है। एक वर्ग में ऐसे लोग हैं जो शीतोष्ण जलवायु से, जो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, बहिष्कृत करके उष्ण कटिबंधीय देश में, जो उनके देश से हजारों मील दूर स्थित है, तैनात किए गए हैं। वह देश ऐसा है जिसमें उनके लिए अपने बच्चों का पालन पोषण असंभव है और जिसके कारण उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नियमित अंतरालों पर छुट्टी लेकर स्वदेश जाएं। वह देश जिसकी सेवा में वे न केवल दोहरी घर गृहस्थी को चलाने में आने वाली कठिनाइयों को झेलने के लिए बाध्य होते हैं, उनका स्वास्थ्य खतरे में डालते हैं और अपने पारिवारिक संबंधों की बलि देते हैं, बल्कि काफी कुछ खर्च करके जीवन तथा आतिथ्य का वे स्तर बनाए रखते हैं जो उनकी अपनी और सेवा की परंपराओं के अनुरूप हो। जो सेवा 100 से अधिक वर्षों से एक महान साम्राज्यिक शक्ति की प्रतीक रही है। दूसरी ओर उन्हीं के साथी वे लोग हैं जो स्वदेश में रहते हैं और काम करते हैं, उनके घर बार पास में ही हैं, उन्हें मौसम की परेशानियां नहीं उठानी पड़ती, उन्हें अपने यूरोपीय सहयोगियों पर लदे आर्थिक भार का केवल अल्पांश ही झेलना पड़ता है। ये जाहिर है कि लोक सेवकों के पहले वर्ग को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वेतन दिया जाना चाहिए, जो उनके कार्य के वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक हो, क्योंकि उन्हें अपने कार्य निष्पादन में व्यक्तिगत जोखिम ही नहीं उठाना पड़ता बल्कि त्याग भी करना पड़ता है। समझ सकते हैं, बहुत स्पष्ट ढंग से बाबा साहब इस बात का जिक्र करते हैं कि जो लोग घर से बाहर रहते हैं, दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, दूसरे देशों में नौकरी करते हैं और वहां अपने परिवार को वहां पर यानी कि दोहरा परिवार बसाते हैं। एक परिवार तो उनका मूल गांव है, मूल जन्म स्थान है जहां पूरा परिवार रहता है, तो उस परिवार को भी वो देखते हैं और उसका भी भार अपने कंधों पर उठाए हैं। जबकि जब वो घर छोड़कर दूसरी जगह उन्हें रहना पड़ता है तो ऐसे में दो जगह उनका घर परिवार उनके लिए एक बड़ा बोझ बन जाता है, भार बन जाता है। तब बादशाह कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए सम्मानजनक वेतन होना चाहिए। जो लोग घर के पास में ही नौकरी करते हैं, अपने मूल जनपद या मूल गृह जनपद कहें या होम डिस्ट्रिक्ट है जहां पर वो रहते हैं, तो उनके लिए अगर वेतन कम भी होगा तो चल जाएगा। तो बादशाह इस बात को यहाँ पर बहुत स्पष्ट ढंग से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग बाहर नौकरी करते हैं वो कितना बड़ा त्याग करते हैं। बादशाह आगे कहते हैं कि इस बात का कोई तर्क संगत औचित्य नहीं है कि पूर्वोक्त वर्ग को जो मुआवजा दिया जाना आवश्यक है वह पश्चोक्त को भी दिया जाए। मैं समझता हूँ ये टिप्पणियां इतने ही जोर के साथ भारत की परिस्थितियों पर भी चरितार्थ होती हैं यदि यह उपसमिति इन दो मुद्दों को स्वीकार कर लेती है जो मैं उसके सामने पेश कर रहा हूं, अर्थात भारतीय सिविल सेवा विविधीकरण की आवश्यकता और भारतीय सिविल सेवा में दोनों मूलों के बीच पारिश्रमिक में विभेद की आवश्यकता। तो मेरे विचार में इसका आवश्यक परिणाम यही होगा कि किसी संगठन की स्थापना की जाए जो भारत सरकार को इन सिफारिशों को कार्यरूप देने में सलाह दे सके। इन्हीं कारणों से मैं उस सुझाव का समर्थन करता हूं कि नए संविधान के प्रभावी हो जाने के बाद भारत सरकार को ऐसी समिति की स्थापना का अधिकार दिया जाए जिसकी सिफारिश मद संख्या 6 में की गई है। अध्यक्ष महोदय कहते हैं, क्या मैं उपसमिति के मार्गदर्शन के लिए ये बात कह सकता हूं कि चूंकि हमारे विचारार्थ विषयों के अंतर्गत वे संबंध आते हैं जो सेवाओं के नए राजनीतिक ढांचे के साथ होंगे, इसलिए जाहिर है कि हम वेतन आदि के प्रश्न पर सविस्तार चर्चा नहीं कर सकते। फिलहाल अधिकारियों के वेतन में जो भेद है उसका आधार गैर एशियाई अधिवास है। मेरा ख्याल है कि आप सभी ये जानते हैं, इससे जो अंतर पड़ता है वह यह है कि जो गैर एशियाई आदिवासी हैं उन्हें समुद्र पारीय वेतन मिलता है जिससे लगभग 300 पाउंड की वृद्धि हो जाती है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, मैं समझता हूं कि मुद्दे का इससे दूर का भी वास्ता नहीं है। आप यूरोपियों के वेतन में वृद्धि करके इस प्रकार का भेद पैदा कर सकते हैं, लेकिन इससे भारतीयों को कोई राहत नहीं मिलेगी। माननीय एपी पात्रे कहते हैं, मैं समझता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो कारण दिए हैं उनसे मध्य संख्या 6 में उठाए गए 2 प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर देना आवश्यक हो जाता है। मेरा विचार है कि उन्होंने भारतीयकरण के संबंध में जांच पड़ताल के साथ के लिए अपना पक्ष बड़े जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने जो प्रसंग उठाया है
वह यह है कि सही प्रकार के रंग रूट आकर्षित करने के लिए क्या शर्तें दरकार होंगी। ये बड़े महत्व की बात है। यदि समिति का यह मत हो कि श्रेष्ठ व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए वर्तमान शर्तों में कुछ फेरबदल किया जाए और उन्हें नया रूप दे दिया जाए, तो समिति मामले के उस पक्ष पर विचार करेगी और उसके लिए एक समिति का गठन आवश्यक होगा। दूसरी विशेष बात यह है कि यह कहा जाता है कि भावी भारत सरकार को इस मामले की छानबीन करने का अधिकार होना चाहिए और यह देखते हुए कि उस समय उभरने वाली परिस्थितियों में क्या आवश्यक होगा। मुझे आशंका है कि यह धारणा बनी हुई है कि भावी भारत सरकार में ऐसा भारी परिवर्तन हो जाएगा कि मंत्रीगण वर्तमान प्रणाली में क्रांति लाने का भरसक प्रयास करेंगे। इस बात को हम जितनी जल्दी भूल जाएं उतना ही हमारे लिए लाभप्रद होगा और तब सेवा की इन शर्तों के संबंध में हमारी संकल्पना अधिक युक्त बन पड़ेगी। आखिरकार हम ये तो जानते ही हैं कि केंद्र पर बहुत सीमित दायित्व रहेगा, मंत्रियों की जिम्मेदारी सीमित हो जाएगी। इसलिए हमें अपने पिछले अनुभव से ये सीखना चाहिए कि भावी भारत सरकार का कुछ मार्गदर्शन किया जाए, उसे नए सिरे से कुछ न करने दिया जाए। यह सर्वथा व्यवहारिक मामला है और मत संख्या 6 के दोनों भागों के संबंध में मेरा उत्तर सकारात्मक है। डॉक्टर अंबेडकर क्या कुछ कहते हैं आगे हम अगले अंबेडकर संदेश में लेकर उपस्थित होंगे। आज का अंबेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके समक्ष रख देते हैं। सामान्य साथियों, ये जो बैठक 8 जनवरी 1931 को होती है, ये उप समिति संख्या 8 सर्विसेज की तीसरी बैठक होती है। और तीसरी बैठक में बाबा साहब ने भारतीय सिविल सेवा तथा वेतन आयोग पर भी अपने क्रांतिकारी विचारों को दिया है। भारतीय सिविल सेवा में भारतीयकरण होना चाहिए, ये बात बाबा साहब ने यहाँ स्पष्ट ढंग से कहा है। सामान्य साथियों, आखिर बाबा साहब भारतीयकरण की बात जो कहते हैं, आखिर भारतीयकरण का मतलब क्या है? यहाँ पर ये आपकी नज़र में भारतीयकरण का मतलब क्या है? आप अपने विचारों को यहाँ पर साझा कीजिए। कुछ दिन पूर्व हमने अंबेडकर संदेश में ही बाबा साहब की नज़र में भारतीयकरण का अर्थ आपको बताया था। आज जो बाबा साहब यहाँ भारतीय सिविल सेवा में भारतीयकरण की बात कर रहे हैं, तो बाबा साहब के नजरिए से भारतीयकरण का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज का अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC अर्थात सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के अंबेडकर संदेश को हम यहीं पर करेंगे स्थगित। मिलेंगे नए अंबेडकर संदेश में, इस उम्मीद के साथ कि आप ऐसे क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश को शेयर करना नहीं भूलेंगे। दीजिए इजाजत आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।